Hi guys, now today we are going to teach you the fourth chapter of geography, that is agriculture. कि how agriculture is important for us, कैसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए एग्रीकल्चर. All the food grains that we are taking in our daily meals, जो हम अपनी डेली मील्स में लेते हैं वो सारी चीजें मील्स क्या है, वो सारे मील्स आते हैं एग्रीकल्चर से. ठीक है. तो इन इंडिया एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, नियरली 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर. Agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Beside the food grains, it also produces the raw material for the various industries. तो एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल, फूड ग्रेन्स के अलावा रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फार्मिंग इज हियर. सबसे पहली फार्मिंग होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये ओल्ड एजेस की होती है. ओल्ड एज मतलब कि एंशियंट टाइम में इसका यूज किया जाता है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन द फ्यू पॉकेट्स ऑफ द इंडिया. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग लैंड इज लैंड टूल्स, इसमें हो, डाओ, डिगिंग स्टिक एंड द फाइनली कम्युनिटी लेबर्स. ये जिसमें जो एंशियंट टाइम की थी, इसमें कुदाल, फड़ुहा या ऐसे औजार का इस्तेमाल किया जाता था और फैमिली मेंबर इस पे लेवल होते थे और इस पे जो ये नेचुरल फर्टिलिटी इसकी होती थी. फार्मर्स पर टोटली डिपेंड ऑन द रेनफॉल. फार्मर्स को रेनफॉल पे डिपेंड होते थे. कहीं कहीं पे इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता था, क्योंकि ये खेती करने के बाद जो है इसमें आग लगा दी जाती थी, ये जल जाता था और इस जलने के बाद जो है इसको फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे. इसीलिए इसको झूमिंग एग्रीकल्चर भी नाम से जाना जाता है. झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है. इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज नोइंग इन द डिफरेंट नाम, बहुत नाम इसके हैं. तो अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. दूसरा जो है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, पीस ऑफ लैंड जो होती है वो स्मॉल होती है. ये ड्यू टू द इनहेरिटेंस, ड्यू टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस आवर फैमिली हैज़ बीन डिवाइडेड. और उत्तराधिकार के नियम के तहत जब हमारी फैमिली का डिवीज़न हुआ तो फैमिली की डिवीज़न हो जाने से हमारी लैंड का डिवीज़न हो गया. और एक तरफ हमारी लैंड का डिवीज़न हो गया, दूसरी तरफ पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीज रैपिडली. अब जो है जब जनसंख्या बढ़ गई और पीस ऑफ लैंड जो है उतनी ही है, तो उसमें प्रोडक्शन कैसे किया जाए कि फैमिली के सारे मेंबर्स को जो है फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो सकें. तो उसके लिए उस पीस ऑफ लैंड में क्या किए कि केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटीज, इन सब की जरूरतों के देखते हुए इस पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा प्रेशर डाले. पॉपुलेशन का प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ा तब इसमें इन चीज़ों का यूज, बायोकेमिकल इनपुट्स, इरिगेशन यूज्ड एंड ऑब्टेनिंग द हायर प्रोडक्शन. ठीक है. राइट ऑफ इनहेरिटेंस से जब ये डिवाइड हो गई तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल करके उसी पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने के लिए जब किया जाता था तो इसको कहा जाता था इंटेंसिव एग्रीकल्चर. और तीसरी जो है वो कॉमर्शियल फार्मिंग होती थी. कॉमर्शियल फार्मिंग में जो पीस ऑफ लैंड होता था, यहाँ पे जो पीस ऑफ लैंड स्मॉल होता था, ये पीस ऑफ लैंड क्या होता था, बिग होता था. ये बिग होता था और ऐसी क्रॉप्स का इसमें करते थे, एग्रीकल्चर करते थे कि जिसको खेतों से सीधे बेचा जा सके. प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी इसी में आता है. जैसे आप देख रहे हैं बनाना, मैंगो और भी तरह की चीज़ें इसमें आती हैं, पपाया. ठीक है. ये सारी जो खेती की जाती हैं इसमें आती हैं. इसमें हार्टिकल्चर भी इसी में आता है. हार्टिकल्चर इसी में आता है जिसमें सब्जियों की खेती की जाती थी. तो क्रॉपिंग पैटर्न पे आ जाते हैं. क्रॉपिंग पैटर्न 3 होती है, रबी, खरीफ, जायद. रबी, खरीफ, जायद. तो रबी की इसमें क्या होता है कि सोइंग सीजन, हार्वेस्टिंग सीजन और एग्जाम्पल. तो रबी की सोइंग सीजन जो होती है वो होती है नवंबर दिसंबर, और हार्वेस्टिंग सीजन जो होती है मार्च अप्रैल होती है. इसका एग्जाम्पल है वीट. ठीक है. इसी तरह से रबी के बाद जो है वो खरीफ का नाम लेते हैं, लेकिन खरीफ का नाम ना लेकर के अगर आप जायद का नाम लेंगे तो लर्निंग प्रोसेस आसान हो जाएगी, क्योंकि एक का जो सोइंग होगी दूसरे की हार्वेस्टिंग होगी. अब देखिए मार्च अप्रैल में जो है रबी की जो है वो हार्वेस्टिंग हो रही है, उसी मार्च अप्रैल में जायद की सोइंग हो जाएगी और फिर जुलाई अगस्त में जा करके ये
इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी जायद की, जैसे कुकुम्बर और आपका लेडी फिंगर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब क्या है, ये आपकी जायद की क्रॉप्स हैं। उसके बाद आती है बारी खरीफ की, जून जुलाई में जो है पैडी, जो इसका एग्जांपल है पैडी, जून जुलाई में इसकी सोइंग होती है और फिर जाकर के वही अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसको हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं। अब मेजर क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स में राइस जान रहे हैं। राइस जो है ये खरीफ की क्रॉप्स होती है और इसमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री प्लस इस पर रेनफॉल की ज़रूरत होती है कि खेतों में पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आपको वेस्ट बंगाल, इधर ये पूरा जो वेस्टर्न साइड का, ईस्टर्न साइड का एरिया है, ये पूरा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन जगहों पे राइस जो है वो ज़्यादा पैदा होता है। ये देखिए मेजर एरिया ऑफ राइस, ये मेजर एरिया है इसकी, ये पूरी एरिया कवर्ड किया हुआ है। आप देखिए झारखंड जो है उत्तर प्रदेश की एरिया, और झारखंड आपको पूरा ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा को लेते हुए यहाँ तक साउथ इंडिया तक आया है। ठीक, ये आपका राइस हो गया। राइस के बाद आती है दूसरी जो क्रॉप आती है वीट। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द सेरेलास क्रॉप, इट द मेन फूड क्रॉप्स इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट नॉर्थ वर्ल्ड। इसकी जो वो होती है, इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल पाई जाती है। गंगा सतलज प्लेन में ये ज़्यादा मिलती है। इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इस कई जगहों पे मिलती है। मिलेट्स में कौन कौन सी फसल आती हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये ज्वार, बाजरा, रागी ज़्यादातर पाया जाता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में। बाजरा ग्रोज वेल एंड द सैंडी सॉइल, सैलो सॉइल, बैक सॉइल। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर द राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। इसी तरह से मैज है। मैज इज ए क्रॉप, मैज इज ए क्रॉप विच इज यूज्ड एज ए फूड एंड फॉडर। मैज एक अकेली ऐसी क्रॉप है जो चारे के रूप में भी इस्तेमाल की जाती थी और खाने के रूप में भी अभी भी की जाती है। ठीक है, तो मैज ग्रोइंग HYV सीड, इसका फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन के माध्यम से इसको करते हैं। ये इसका स्टेट्स है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पल्सेस में आपका ये आपका दलहनी फसलें आती हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर पल्सेस इन द वर्ल्ड। दीज आर द मेजर सोर्सेस, these are the major source of the portion in the vegetation rice. Major pulse that grown in India are the अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस। ये वीट की एरिया है, देखिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। और इसमें फूड क्रॉप्स में आपके आती है शुगर केन। शुगर केन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन। ये पूरा ईयरली 21 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 75 से लेकर के 100 डिग्री 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए इरिगेशन के लिए। और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन एंड इन उत्तर प्रदेश बस्ती डिस्ट्रिक्ट इज द टॉप मोस्ट। बस्ती इस पे टॉप मोस्ट पे है। तो शुगर केन जो है ये ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए चाहिए, टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसमें। और इसके बाद है ऑयल सीड। ऑयल सीड जो है, ऑयल सीड में जैसे ग्राउंड नट कैसे है, खरीफ की फसल है। ठीक है, ग्राउंड नट, ये गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक, ऑयल सीड में। इसके बाद टी कल्टीवेशन। टी कल्टीवेशन ये बेवरेज क्रॉप में आती हैं। टी और कॉफ़ी ये बेवरेज क्रॉप में आती हैं। और दोनों के लिए जो वही एरिया है आसाम की एरिया और केरला की एरिया, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे लाई गई है। इसमें वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए और फ्रीक्वेंटली सोज्ड इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ईयर्स। इसमें लेडीज वर्कर्स, स्किल लेडीज वर्कर्स चाहिए। हार्टिकल्चर क्रॉप में सब्जियां आती हैं आपकी।
और उसके बाद रबर है, रबर कर्नाटका, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, खासी गारो हिल्स मेघालय में यहाँ पे रबर पाई जाती है, ठीक है। और फाइबर क्राफ्ट में कॉटन और जूट है। कॉटन और जूट में कॉटन के लिए देखिए, कॉटन के लिए, कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आफ्टर चाइना। कॉटन ग्रोज वेल इन द ड्रेन पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यूज में पाई जाती है। टू काइंड द हाई टेम्परेचर इन द लाइट रेनफॉल, इरिगेशन 200 सेंटीमीटर फॉर फ्री, 210 frost free days and the bright sunshine for its growth. It is a kharif crop, requires 6 to 8 months to the mature. Major crop producing states are the Maharashtra, Gujarat, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जूट के लिए वेस्ट बंगाल जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल की एरिया है। अब इसमें देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म किया गया है। इसमें 2-3 रिफॉर्म किए गए, कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किए गए हैं और कुछ जो है वो रिफॉर्म किए गए थे। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में आप देखिए, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में इट वाज मेंशन इन द प्रीवियस hindered in the agriculture depend on the monsoon and naturally for growing the plantation. This process through a challenge agriculture which is provided the livelihood more than 60%. the institutional reform में है collectivization of the land holding, collectivization of the land holding। तो लैंड होल्डिंग को जो है कलेक्ट इसका किया गया। और दूसरा कोऑपरेशन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया, क्योंकि जमींदारी सिस्टम में पीस ऑफ लैंड जो है एक ही लोगों के पास कलेक्ट रहती थी, और जब एक लोगों के पास कलेक्ट रहती थी तो जो फार्मर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, वो उतनी अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर नहीं करते थे, इसलिए इसको ख़त्म किया गया, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे लैंड रिफॉर्म किया गया। इसमें कई लैंड रिफॉर्म किए गए और गवर्नमेंट के द्वारा लॉज बनाए गए। फिर लास्ट में जो है इसी में 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड में जानवरों को क्रॉस नस्ल की गई ताकि दूध का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो सके। इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद कुछ और सुविधाएं दी गई, जैसे देखिए किसान क्रेडिट कार्ड है। ये किसान क्रेडिट कार्ड किसान को जो है बैंक के द्वारा उसकी लैंड के अकॉर्डिंग लोन मिल जाता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मिल जाता है। और उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम पैस, ये गवर्नमेंट के द्वारा मिल गई, उसको मिल गई। उसके बाद कुछ आंदोलन भी चलाए गए थे, ग्रामदान भूदान आंदोलन। ग्रामदान भूदान आंदोलन जो होता है ये आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने चलाया था। इनके अकॉर्डिंग जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी वो अपनी ज़मीनों को दूसरों को दे देते थे, दान के लिए दे देते थे। अब कंट्रीब्यूशन ये तो सिलेबस में ही नहीं है। गाइस बस यही इतना आपके सिलेबस में था। तो ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इफेक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन अगर ना हुआ होता, तो ग्लोबलाइजेशन ना होता तो HIV, सीड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, इरिगेशन की फैसिलिटीज एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड ना हो पाती और फिर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा ना हो पाता। थैंक्स गाइस।